नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की आग लगी हुई है। और सांप्रदायिक हिंसा कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वतः नहीं होती, ये भड़काई जाती है, इसकी आग लगाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसने आग लगाई? बाराबंकी में ये आग लगते लगते बची। अब खबर आ रही है कि देवरिया में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो ये सब कुछ इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश है? साजिश है तो किसकी है और क्यों है? सवाल कई हैं, पर जैसा कि हम सबको पता है, जवाब किसी के पास नहीं होता इन बातों का। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बन चुकी है वो है राजनीति का स्तर बेहद गिर जाना। बेहद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में कई पार्टियां इतना गिर चुकी हैं कि वो किसी के घर जलाने से, मकान जलाने से, किसी के मर जाने से, किसी की जान चले जाने से वो पीछे नहीं हटती, किसी को मरने मारने से पीछे नहीं हटती। और ना ही इन सब चीजों से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो उनके वोट बैंक पर, उस पर असर पड़ता है, वो बढ़ता है। दिन और रात ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको कैश कराने के लिए नेता आगे आते हैं, पार्टियां आगे आती हैं, दंगों का राजनीतिक लाभ लेते हैं। बेहद सेंसिटिव इशू है सांप्रदायिक हिंसा, बेहद। और बहराइच में जिस तरीके से ये हिंसा हुई, एक नौजवान व्यक्ति उस हिंसा में मारा गया। राजनीतिक हिंसा का रूप ले चुकी है और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में अगर किसी का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक्चुअली क्या है ना, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, बताने के लिए जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि उनके दोनों हाथ खाली हैं उपलब्धियों के नाम पर। मतलब वो क्या बताएंगे कि हमने महंगाई को किस हद तक कम किया, हमने बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया, हमने महिलाओं को कितनी सुरक्षा दी, हमने दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा दी, उनको कितना महत्व दिया, हमने शिक्षा के लिए ये किया, उसका बजट बढ़ाया, स्वास्थ्य सेवाओं को हमने दुरुस्त किया, उनके लिए हमने बहुत बेहतर काम किया, हमने नए हॉस्पिटल्स बनवाए, हमने उनमें जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी दिक्कतें थी उनको दूर करके हमने ये चीज़ें, फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं। मतलब क्या है इनके पास? इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो है। और पिछली सरकारों को बस ये दोष दे करके और मंच से सिर्फ यही भाषण देना जानते हैं कि बसपा सरकार में ये हुआ और समाजवादी सरकार में ये हुआ और कांग्रेस में ये हुआ। सब में जो कुछ हुआ वो हुआ। ये सारी चीजें, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, फिलहाल तो अभी इतिहास जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया आपको केंद्र में रहते हुए और एक लंबा समय होने जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश में रहते हुए। अभी मैं कल परसों ही देख रही थी, किसी ने ट्वीट किया है एक तस्वीर की, एक बाप अपने बच्चे को ऐसे गोद में उठा करके लेके जा रहा है, उसको स्ट्रेचर भी नहीं मिला। तो ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, ये आती रहती हैं समय समय पर आपको दिखाई देती रहेंगी। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं है मरीजों के लिए,
बाकी तो आप छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। सरकारी अस्पताल जिन पर इस देश की गरीब जनता निर्भर करती है अपने इलाज के लिए, उनका हाल क्या है। एक बार कोई जो बहुत बकवास नहीं करते हैं, जो बहुत बकवास करने चले आते हैं कि नहीं ये नहीं, वो भक्त टाइप के जो होते हैं, वो जरा जा करके देख लें, उनके हमारे साथ चल करके जाकर देख लें, और किसी एक को भी एडमिट करा के देख लें, अपने रिश्तेदार को, पता चल जाएगा। खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मुद्दा ये है कि लड़ाई झगड़े से, दंगे से फायदा किसको होता है? जाहिर सी बात है उनको होता है जिनके पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। और सोने पे सुहागा ये चीज़ है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में जो दुर्दशा इनकी हुई है, हम कहते हैं कैसे भी हुई हो, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने संविधान के नाम पर जैसे भी वोट लिया हो, सच बोल के, झूठ बोल के, क्योंकि आप ही लोग बहुत सारे कहेंगे इसी में ही दर्शकों में कि झूठ बोलकर लिया। हालत तो थोड़ी खराब हुई ना, सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में भी सूपड़ा साफ हो जाए। तो इसलिए इस डर से अब दंगे भड़काओ, खास तौर पर जब देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई जा रही हो दशहरे के बाद, नवरात्रि के बाद दशहरे पर, उस वक्त पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद रहना चाहिए। शुरू से ड्यूटीज लगती हैं किसी जुलूस में, चाहे वो देवी प्रतिमा विसर्जन का जुलूस हो, गणेश विसर्जन का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, एक ईसाई धर्म को छोड़ करके बाकी सब लोगों के, और बौद्ध धर्म को छोड़ करके बाकी सब लोगों के जुलूस निकलते हैं। गुरु पर्व पर और 2-3 चीज़ों पर सिख धर्म के भी निकलते हैं, सबके निकलते हैं। यहाँ पर हमारे देश में आज़ादी है ये से जुलूस निकालने की, वरना धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं लोगों की कि साहब हमको मना कर दिया, साहब हमको मना कर दिया। आज मैं बहुत लाइट वे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये लाइट वे में ही बात करने के लिए है, इसमें एग्रेशन का कोई काम नहीं है। एग्रेशन फिर दूसरे मोड में ले जाता है टॉपिक को। तो ये सब चलता है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा जो आहत होने वाली कोई चीज़ है वो धार्मिक भावनाएं हैं। तो वहाँ भी साहब वो हो रहा था, वो देवी प्रतिमा विसर्जन जो बंगाल से चल करके यहाँ आ गया है, और फिर जिनको नहीं पता है, जिनको विधि विधान भी नहीं पता है, वो भी सब रंग सिंदूर गुलाल उड़ाते हुए और ट्रक में, ट्रैक्टरों में सवार करके ले जाते हैं। और फिर उनको गुजरना भी वहीं से होता है जहाँ पर कोई मस्जिद हो या फिर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र हो। अब ये भी कहना सब गलत हो जाएगा कि इस पर भी लोग ट्रोल करने लगते हैं कि आपने पर्टिकुलर क्षेत्र को मुस्लिम क्षेत्र कह दिया, हिंदू क्षेत्र। नहीं, सब मिलजुल करके रहते हैं हमारे देश में, सब कुछ अच्छा है। तो वहां से निकालना जरूरी होता है, और फिर डीजे बजाना जरूरी होता है, और फिर डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाने भी बहुत जरूरी होते हैं। उस वक्त पुलिस वहां मौजूद होती है, तो अब क्या रोकना नहीं बनता? इसका मतलब तो यह है ना कि होने दिया जा रहा है, ठीक है ना। पुलिस किस लिए है वहां पर? रोकने के लिए तो ना कि भाई इधर से लेके नहीं जाना है। रूट पहले ही बनता है, किसी भी जुलूस की आप अनुमति लेते हैं तो उसका रूट आपको बताना पड़ता है, और उस पर पुलिस परमिशन देगी, प्रशासन अनुमति देगा, तभी आप जा पाएंगे। कैसे दी अनुमति? फिर पुलिस मौजूद, तो फिर कैसे डीजे पर इस तरीके के गाने बजाए जा रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं? किस लिए? इसका मतलब आप होने देना चाहते हैं दूसरे लोगों को, दूसरा जो संप्रदाय है, जो दूसरा धर्म है, उसके लोगों की भावनाएं आहत हो, आप लोग चाहते हैं, इसका मतलब चाहते हैं। और वही हुआ। फिर एक नौजवान युवक किसी इमारत पर, मैं नहीं कह सकती कि वो घर था या क्या था, वो वहां चढ़ जाता है और उस पर झंडा एक पर्टिकुलर रंग का लगा होता है, उसको उतारता है, खींचता है, वो पूरी रेलिंग ही गिर जाती है, जिसके बाद तो फिर समझ लीजिए कि कोहराम मचना तय था। पता नहीं क्यों ये अनुमति है, मेरे तो समझ से परे है कि किसी भी घर पर, किसी भी इमारत पर
या कहीं पर भी ये हरे रंग का या फिर भगवा रंग का या फिर तिरंगा झंडा लगाने की अनुमति क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तिरंगा भी क्यों लगाना है? क्यों? वो कोई क्या मतलब, कोई घर, कोई क्या आधिकारिक, क्या मतलब संवैधानिक कोई दफ्तर है कि क्या है जहां पर आप तिरंगा झंडा आप कहीं भी लगा लें? कोई हरे रंग का झंडा लगा ले, कोई भगवा रंग का झंडा लगा ले। पहली चीज तो यही है। खैर, ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर वो व्यक्ति मारा जाता है और फिर पूरी हिंसा भड़क पड़ चलती है। अगले दिन को भी हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है, सब कुछ होता है। बाराबंकी में प्रशासन मुस्तैद ना होता तो उस दिन भी बड़ी घटना हो जाती। अब से 3-4 दिन पहले यही प्रतिमा विसर्जन को मस्जिद के सामने से ले जाते हुए मस्जिद के पास रुकते हैं और गुलाल फेंकते हैं और डीजे पर बहुत आपत्तिजनक गाने बजाते हैं, उकसाने की पूरी कोशिश। वो तो खैर पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई, उसने फिर सब कुछ नियंत्रण में लिया और जो लोग इसके लिए दोषी थे उनको नामजद करके उनकी शायद रिपोर्ट हुई है। आई एम नॉट कंफर्म्ड। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। अब भीड़ में कौन मरा? हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख मरा, ईसाई मरा, दंगे में किसने किसको मार दिया, ये सब चीजें नहीं कही जा सकती। इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हमारा ये कहना है कि आप किसी को भी जबरन क्यों छेड़ो? मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों दो? शांति से जिंदगी नहीं जीना आता क्या? अगर आप फिर भी, चलिए वही ना कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो इसलिए जुलूस निकालना है मान लीजिए, तो फिर पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके की कोई आपत्तिजनक चीज ना होने दे, रूट को ध्यान में रखे। और फिर डीजे वीजे जो ये सब अनुमति पिछले उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 7-8 सालों में, और पूरे देश की बात करें तो पिछले 10 सालों में ये जिस तरीके से मिलने लग गई है ना, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर उस पर जिस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, अब तो गालियां दी जा रही हैं, गाने भी छोड़िए, गालियां दी जा रही हैं। तो ये सारी चीज हुई है। अब ये कहते हैं, भास्कर का नाम मैं लेना चाहूंगी, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर बताता है कि सबसे कम दंगे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, सबसे कम दंगे। ये इनकी रिपोर्ट है। एनसीआरबी की मुताबिक 2017 से 2021 में प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% कमी आई है। इन 5 सालों में हुए 35 दंगों में 2018, 19 और 20 में 2 धर्मों के बीच कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इन आंकड़ों को लेकर सीएम योगी खुले मंचों से राज्य को दंगा मुक्त बताते रहे हैं। साथ ही साथ ये इल्जाम लगाते हैं, इनका ये कहना है भास्कर का, दैनिक भास्कर का, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दंगों जैसी कोई चीज कभी नहीं हुई। दंगे, ये कहते दंगे हुए, तो दंगे कहाँ हुए? उनका जिक्र भी तो करना चाहिए ना। इनके हिसाब से 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी प्रदेश में सत्ता थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान एनसीआरबी के मुताबिक 815 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से 192 लोगों की जान गई। अखिलेश यादव से पहले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मायावती के पास था, यानी कि बसपा की सरकार थी 2007 से 2012। इस दौरान 616 घटनाएं सांप्रदायिक दंगों की दर्ज हुई और 121 लोगों की जान गई। अब आप इनका स्तर देख लीजिए और इनकी हद देख लीजिए। जबकि 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती सीएम, कोई दंगा नहीं। 1997, 2002 कोई दंगा नहीं। फिर 2007 से 2012 तक कोई दंगा नहीं। जैसा बहराइच में हुआ ना, जैसा बहराइच में हुआ या फिर जैसा मुजफ्फरनगर में हुआ, तो दंगा वो होता है। छुटपुट घटनाएं हो जाना, आपस में किसी ने किसी को दुश्मनी से मार दिया, वो दंगा नहीं होता। सबसे पहले तो दंगे की परिभाषा को इनको ठीक करना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। नौजवान लोगों को रोजगार देने की बजाय उनके हाथों में धर्म का झंडा पकड़ा करके इन्होंने खुला छोड़ दिया है कि जाओ, जा करके
शांति को भंग करो, दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत करो, दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालो, उनके ऊपर रंग गुलाल डालो और डीजे पर आपत्तिजनक गाने बजाओ। तो किसी नेता का, किसी अफसर का, किसी बड़े अधिकारी का कोई बच्चा, कोई लड़का आपको आज तक दंगे में नजर नहीं आया होगा, सिवाय उन लोगों के जो आप घर की हालतें देख लीजिए जाकर के, जो इन लोगों के घर की हालतें होती हैं, जो भी दंगे में, चाहे वो मुख्य आरोपी हो, चाहे किसी ने किया हो या कोई उससे पीड़ित हो गया हो, वटेवर जो भी हो, उनके घर की हालत जाके देख लीजिए। गरीब परिवार से आते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। तो ये चीज कितनी ज्यादा नुकसानदायक है पूरे समाज के लिए, इन पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा। और जब तक समझ में नहीं आएगा, इसी तरीके से राजनीतिक लोग इनका फायदा उठाते रहेंगे। इस वीडियो को करने का मकसद ही यही था कि एक मैसेज इस चैनल के माध्यम से जितनी दूर जा पाए कि कम से कम अब तो समझ जाइए, सुधर जाइए कि ये लोग अपने फायदे के लिए आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस यही कहना था मुझे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।